हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पोर्चुगीज इंडिया और पोर्चुगल द्वारा भारत में स्थापित किए गए कॉलोनीज के बारे में बात करेंगे। 15वीं शताब्दी में यूरोप के साम्राज्य भारत के लिए एक नया मार्ग खोजना चाहते थे। स्पेन और पुर्तगाल प्रमुख साम्राज्य थे जिन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए कई यात्राएं शुरू की। पुर्तगाली खोजकर्ता बार्थोलोमेओ डियास ने एक प्रयास किया और वे 1488 में अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचे। जेनोवा के खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस को स्पेन के राजा द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए भेजा गया। कोलंबस ने पूर्व की ओर न जाकर पश्चिम की ओर गए और 1492 में वे आज के कैरिबियन द्वीप समूह पहुंचे और यूरोपियों के लिए अमेरिका की खोज की। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने 8 जुलाई 1497 को 4 जहाजों और 170 नाविकों के बेड़े के साथ लिस्बन से रवाना हुए। लगभग 10 महीने की यात्रा के बाद वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कैलिकट पहुंचे और उन्होंने यूरोपीय लोगों के लिए भारत के लिए समुद्री मार्ग खोल दिया। 2 साल बाद ब्राजील की खोज करने वाले पुर्तगाली खोजकर्ता पेड्रो अल्वारेस कब्राल 1500 में कैलिकट पहुंचे। कैलिकट के राजा की अनुमति से कब्राल ने कैलिकट में एक फैक्ट्री स्थापित की। इसी बीच पुर्तगाल में राजा मैनुअल द फर्स्ट उन्होंने कैसाडा इंडिया नामक एक कंपनी की स्थापना की। इस कंपनी की स्थापना भारत और पूरे एशिया में पुर्तगाल के कॉलोनीज को नियंत्रित करने के लिए की गई थी। पुर्तगाल स्पाइस व्यापार को डोमिनेट करना चाहता था और उस पर मोनोपोली जमाना चाहता था, लेकिन अरब सागर और हिंद महासागर में व्यापार पहले अरब व्यापारियों का दबदबा था। अरब और भारतीय राज्यों के बीच व्यापार सदियों से होता आ रहा है, लेकिन पुर्तगालियों के आने के बाद अरब व्यापारियों को डर लगने लगा कि पुर्तगालियों द्वारा उनका व्यापार नष्ट हो जाएगा। अरब व्यापारियों ने कैलिकट के राजा से मदद मांगी और इस वजह से जनवरी 1503 में पुर्तगाली नौसेना और कैलिकट नौसेना के बीच जंग छिड़ गई। पुर्तगाली जहाजों ने कैलिकट शहर पर बमबारी की और कई कैलिकट जहाजों पर कब्जा कर लिया। पुर्तगालियों ने फिर कोचिन साम्राज्य के साथ गठबंधन किया और कोचिन में एक नया फैक्ट्री स्थापित किया। पोर्चुगल के राजा मैनुअल द फर्स्ट ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पोर्चुगीज इंडिया का वाइसरॉय बनाया और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 13 सितंबर 1505 को भारत पहुंचे। वो पहले एंजेडिव द्वीप पहुंचे और उधर एंजेडिव फोर्ट का निर्माण शुरू कर दिया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा फिर कोलातिरी के राजा की अनुमति से कैनानोर में सेंट एंजेलो फोर्ट की स्थापना किया। कैलिकट के राजा इस क्षेत्र में पुर्तगालियों के उदय को देखकर बहुत डर गए, इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़े नौसैनिक बेड़े को तैयार किया। मार्च 1506 में कैनानोर की लड़ाई में लोरेंको डी अल्मीडा, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बेटे थे, उनके नेतृत्व में पुर्तगालियों ने कैलिकट नौसेना को हरा दिया। इसके बाद लोरेंको फिर दक्षिण की ओर रवाना हुए और वो सिलोन पहुंचे, जो आज का श्रीलंका है। बाद में पुर्तगालियों ने उधर पोर्चुगीज सिलोन की स्थापना की। मैं श्रीलंका के इतिहास के बारे में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। मैं पुर्तगालियों के उदय के कारण अरब व्यापारी भारतीय राज्यों के साथ व्यापार नहीं कर पा रहे थे। पुर्तगालियों द्वारा अरब जहाजों पर हमला किया जा रहा था और उन्हें लूट लिया जा रहा था। अरब व्यापार में इस गिरावट के परिणाम स्वरूप इजिप्ट के ममलुक सल्तनत में माल की कीमत बढ़ गई। सब माल अभी बहुत ऊंचे दामों में बिकने लग गए। ममलुक सल्तनत ने गुजरात सल्तनत की मदद से उनकी नौसेना ने मार्च 1508 में चौल के पास पुर्तगालियों पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में पुर्तगालियों की हार हुई और इस लड़ाई में लोरेंको डी अल्मीडा मारे गए। लेकिन अगले ही साल फरवरी 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने एक बहुत बड़े पुर्तगाली बेड़े को इकट्ठा किया और दीव की लड़ाई में ममलुक गुजरात नौसेना को हरा दिया। दीव की लड़ाई इतिहास की एक सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक लड़ाइयों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये एशियाई समुद्र में यूरोपीय डोमिनेंस की शुरुआत थी और ये डोमिनेंस द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला। नवंबर 1509 में अफोंसो डी अल्बुक्यूर्क पोर्चुगीज इंडिया के गवर्नर बने। 25 नवंबर 1510 को पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य की मदद से बीजापुर सल्तनत को हरा दिया और गोवा को बीजापुर सल्तनत से जीत लिया। गोवा पोर्चुगीज इंडिया का राजधानी बना और आगे जाकर गोवा न केवल पोर्चुगीज इंडिया बल्कि एशिया के सभी पुर्तगाली कॉलोनीज का भी राजधानी बना।
फिर 1526 में पुर्तगालियों ने आज के कर्नाटक के पश्चिमी तट में कनारा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1531 में पुर्तगालियों ने दीव शहर पर कब्जा करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार ऑटोमन गुजरात सल्तनत की संयुक्त नौसेना से वो हार गए। हालांकि 3 साल बाद 1534 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। बहादुर शाह बढ़ते मुगल साम्राज्य से डर रहे थे, इसलिए उन्होंने पुर्तगालियों को बैसिन, दमन और बॉम्बे दे दिया और 1535 में सुल्तान बहादुर शाह ने पुर्तगालियों को दीव में एक किला बनाने की अनुमति दे दी। लेकिन यह पुर्तगाली गुजरात गठबंधन ज्यादा देर टिक नहीं पाया। फिर सुल्तान बहादुर शाह दीव को वापस लेना चाहते थे। ऑटोमन गुजरात नौसेना ने 1536 में और फिर 1548 में दीव पर हमला किया, लेकिन ये दोनों प्रयासों में ये असफल रहे। फिर एशिया में आते हैं डच, और डच स्पाइस व्यापार में पुर्तगाल के मोनोपोली को समाप्त करना चाहते थे और इसके सभी कॉलोनीज पर कब्जा करना चाहते थे, और इसी वजह से 1602 में डच पुर्तगाली युद्ध छिड़ गया। 1612 की शुरुआत में एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अंग्रेज सूरत पहुंचे, लेकिन 5 सितंबर 1612 को स्वैली में अंग्रेजी नौसेना ने पुर्तगाली नौसेना को हरा दिया। ये एक छोटी सी नौसैनिक लड़ाई थी, लेकिन यह इतिहास की एक महत्वपूर्ण लड़ाई है क्योंकि यह इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय की शुरुआत थी। डच ने 1638 में गोवा को जीतने का प्रयास किया, लेकिन पुर्तगालियों ने डच को हरा दिया और उन्होंने गोवा को बचाए रखा। ये जीत पुर्तगालियों के लिए भारत में आखिरी बड़ी जीत थी। 17वीं शताब्दी के अंत में भारत में पुर्तगाली महत्वाकांक्षाओं के अंत की शुरुआत हुई। 1640 में शिवप्पा नायक के नेतृत्व में केलाडी साम्राज्य ने पुर्तगालियों से वो कनारा क्षेत्र पूरा जीत लिया। पुर्तगाल के राजा जॉन द फोर्थ ने अपनी बेटी कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स II से की और दहेज के रूप में जॉन ने 1661 में बॉम्बे को इंग्लैंड को दे दिया। डच पुर्तगाली युद्ध 1663 में समाप्त हुआ और गोवा, दमन और दीव इन तीनों क्षेत्रों को छोड़कर पुर्तगालियों ने अपने अधिकांश एशियाई कॉलोनी डचों के हाथ खो दिए। 1739 में चीमाजी अप्पा के नेतृत्व में मराठा सेना ने पुर्तगालियों को हरा दिया और बैसिन पर कब्जा कर लिया, जो आज का वसई है। 17 दिसंबर 1779 को मराठा और पुर्तगालियों के बीच एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए और मराठों ने पुर्तगालियों को दादरा और नगर हवेली दे दिया। भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी ताकत में बढ़ रहे थे और इस ताकत के सामने पुर्तगालियों की ताकत बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और इस वजह से पूरे भारत को जीतने की पुर्तगाल की महत्वाकांक्षा भी समाप्त हो गई। पुर्तगाल केवल गोवा, दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली तक ही रह गए। आगे जाके भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से स्वतंत्र हुआ, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्र अभी भी यूरोपीय नियंत्रण में थे, जैसे फ्रेंच के तहत पौंडीचेरी और पुर्तगालियों के तहत गोवा, दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली। 1954 में पौंडीचेरी फ्रांसीसी शासन से मुक्त हुआ। अब सवाल पोर्चुगल और उनके कॉलोनीज पर था। गोवा में स्वतंत्रता आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत से ही चल रही थी। ट्रिस्टाओ डे कुन्हा ने 1928 में गोवा कांग्रेस कमेटी का गठन किया। राम मनोहर लोहिया, ट्रिस्टाओ डे कुन्हा, पुरुषोत्तम काकोडकर और लक्ष्मीकांत बेमरे जैसे कई नेताओं ने 1946 में पुर्तगालियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और आजाद गोमंतक दल और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस जैसे संगठन पुलिस स्टेशनों और सरकारी भवनों पर हमले कर रहे थे। 27 फरवरी 1950 को भारत और पुर्तगाली सरकार ने पुर्तगाली कॉलोनीज के भविष्य के बारे में चर्चा की। पुर्तगाल ने साफ मना कर दिया कि वो भारत सरकार को अपने कॉलोनीज वापस करेंगे और इस वजह से आगे उन्होंने किसी और चर्चा में प्रवेश भी नहीं किया। 11 जून 1953 को भारत ने लिस्बन से अपना राजनयिक मिशन वापस ले लिया और अगले साल 1954 में भारत सरकार ने गोवा से भारत की यात्रा पर वीजा प्रतिबंध लागू कर दिया। दादरा और नगर हवेली में पुर्तगाली अधिकारियों पर नियमित हमले होते रहे
और 11 अगस्त 1954 तक पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और दादरा और नगर हवेली भारत के कब्जे में आ गया। पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और संयुक्त राष्ट्र ने भारत से कहा कि वो इस मुद्दे को शांति से हल करे, न कि मिलिट्री एक्शन के माध्यम से। लेकिन 24 नवंबर 1961 को एक भारतीय यात्री नाव साबरमती वो एंजेदीव द्वीप के पास से गुजर रही थी। पुर्तगालियों को डर था कि यह नाव भारतीय सैनिकों को लेकर जा रही है और पुर्तगाली सैनिकों ने नाव पर गोलाबारी की, जिसमें से एक यात्री की मौत हो गई। और इस घटना के बाद पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग उठी। इसलिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने ऑपरेशन विजय की घोषणा की। और फिर 11 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश किया और वो राजधानी पनाजी की ओर बढ़ रहे थे। 18 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने एंजेदीव द्वीप पर कब्जा कर लिया और उसी दिन दमन और दीव पर भी कब्जा हो गया था। अगले दिन 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल ने गोवा में आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा में 451 ईयर्स के पुर्तगाली शासन का अंत हो गया। और फिर यह भारत में पुर्तगालियों का अंत था। पंद्रहवीं शताब्दी में खोज के युग के दौरान स्पेन और पुर्तगाल एशिया के लिए नए समुद्री मार्ग खोजने की दौड़ में सबसे आगे थे। 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा कैलिकट पहुंचे और यूरोपीय लोगों के लिए भारत के लिए समुद्री मार्ग खोल दिया। जल्द ही एशिया से मसाले यूरोप के बाजारों में आने लगे। डच व्यापारी इन मसालों को लिस्बन से खरीदकर पूरे यूरोप में लाभ पर बेचते थे। लेकिन 1580 में पुर्तगाल को स्पेनिश शासन के अधीन लाया गया और स्पेन ने डच व्यापारियों के लिए लिस्बन को बंद कर दिया। अचानक डच रिपब्लिक की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। डच रिपब्लिक का देश भी आधा स्पेन के कब्जे में था और अपनी स्वतंत्रता के लिए डच लड़ रहे थे। जैसे ही व्यापार प्रभावित हुआ, डच रिपब्लिक ने एशिया के लिए अपनी खुद की यात्रा शुरू करने का फैसला किया। लेकिन इस महंगी यात्रा करने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए सब डच व्यापारी और व्यवसायी एक साथ आए और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी VOC नामक एक कंपनी बनाई, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जाना जाता है। पहली यात्राएं विफल रही, लेकिन जल्द ही डच इंडोनेशिया में आज के जकार्ता तक पहुंचे और 1603 में इसे डच ईस्ट इंडीज के रूप में अपना उपनिवेश बना लिया। 1606 में डच भारत के एक छोटे से तटीय शहर पुलिकट पहुंचे। डचों को यहाँ विजयनगर साम्राज्य से 1608 में किले के निर्माण करने की अनुमति मिली और 1613 में फोर्ट गैलरिया का निर्माण किया गया। इस किले का निर्माण अन्य स्थानीय राजाओं और पुर्तगालियों के आक्रमण से रक्षा करने हेतु बनाया गया था। डच जल्द ही ईस्ट इंडीज और इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ कपड़ा व्यापार पर अपना मोनोपोली जमा लिया। 1690 में डच कोरोमंडल का मुख्यालय पुलिकट से नागपट्टनम में बदला गया। लेकिन 1781 में अंग्रेजों ने डचों को हराया और डचों ने अंग्रेजों को वापस नागपट्टनम दे दिया और डच कोरोमंडल का मुख्यालय वापस पुलिकट में बदला गया। सिक्सटीन 1627 में मुगल साम्राज्य की अनुमति से डचों ने आज के ओडिशा के पीपली में एक व्यापारिक चौकी स्थापित की और डच बंगाल का उपनिवेश बनाया। 1635 में अफीम, नमक और मसालों के व्यापार के लिए चिंसुरा में एक कॉलोनी स्थापित की गई थी। बंगाल प्रांत मुगल साम्राज्य का सबसे धनी प्रांत था और डचों को इससे बहुत लाभ हुआ और जल्द ही डच बंगाल डचों के लिए एक धनी उपनिवेश बन गया। लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश फ्रांसीसी की लड़ाई के कारण डच नियंत्रण बंगाल से दूर होता जा रहा था। 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने संयुक्त बंगाल फ्रांसीसी सेना को हराया। डचों ने बंगाल में ब्रिटिश ताकत को हटाने की कोशिश की और 1759 में चिंसुरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया। इस हार के बाद बंगाल में
डच का शक्ति कम हो गया और ब्रिटिश एक प्रमुख शक्ति बन गया और डच केवल एक छोटी व्यापारिक शक्ति के रूप में रह गए। सिलोन, जो कि आज का श्रीलंका है, मसाला मार्ग के चौराहे पर था। पुर्तगाल ने 1597 से सिलोन के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। कैंडी साम्राज्य ने पुर्तगालियों से लड़ने के लिए डचों से मदद मांगी। डच पहले से ही पुर्तगालियों के साथ युद्ध में थे। मसाला व्यापार पर पुर्तगाल का मोनोपोली था, लेकिन डच पुर्तगाली युद्ध में हार के बाद पुर्तगाल ने मोनोपोली खो दी और इसके अधिकांश एशियाई उपनिवेश भी डचों के कब्जे में चले गए। 1640 में सिलोन भी डच के नियंत्रण में आ गया। सिलोन की अपनी उपनिवेश की रक्षा के लिए डच ने भारत के मालाबार तट पर कब्जा करने की कोशिश की। मालाबार में डचों की दिलचस्पी का एक अन्य कारण था काली मिर्च का व्यापार। फरवरी 1661 में सिलोन के डच कमांडर ने कालीकत साम्राज्य की मदद से पुर्तगालियों को हराया। दिसंबर 1661 तक डचों ने क्विलोन के पुर्तगाली उपनिवेश पर कब्जा कर लिया, जो कि आज का कोल्लम शहर है, केरला में। डचों ने डच मालाबार के उपनिवेश की स्थापना की। जनवरी 1663 में डचों ने कोच्चिन में पुर्तगालियों को हराया। कालीकट के शासक ने अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया। 1701 से 1710 के बीच कालीकट सेना ने कोच्चिन क्षेत्रों में कई छापे मारे, लेकिन संयुक्त डच कोच्चिन सेना ने 10 अप्रैल 1719 को ब्रिटिश कालीकट सेना को हरा दिया था। लेकिन जल्द ही मालाबार के किले और कॉलोनियां डचों के लिए आर्थिक बोझ बन गए। डचों ने मालाबार में अपनी सेना के आकार और ताकत को कम कर दिया और 1721 में डच कोच्चिन गठबंधन भी समाप्त हो गया। 1729 में त्रावणकोर के राज्य में एक नया राजा मार्तंड वर्मा गद्दी पर बैठा। यह एक महत्वाकांक्षी राजा था और त्रावणकोर साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। इस वजह से जल्द ही त्रावणकोर और डच के बीच युद्ध छिड़ गया और 10 अगस्त 1741 को कोलाचल की निर्णायक लड़ाई लड़ी गई, जिसमें डचों को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा और डच कमांडर डिलनॉय को पकड़ लिया गया। इस हार के बाद डच कभी उबर नहीं पाए और अब भारत में डच केवल कुछ व्यापारिक पदों को रखने में कामयाब रहे और भारत में अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी खो दिया। अब भारत में डोमिनेंस के लिए लड़ने वाली प्रमुख यूरोपीय शक्तियां सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस थी। बाद में चौथे एंग्लो डच युद्ध में डचों को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो गई। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस की क्रांति के दौरान डचों ने अंग्रेजों के साथ गठबंधन किया। जब फ्रांस ने डच रिपब्लिक पर आक्रमण किया, तब डच के शासक विलियम V इंग्लैंड भाग गए। उन्होंने इंग्लैंड के राजा को फ्रांस के खिलाफ मदद के लिए पत्र लिखा और डचों ने भी भारत में अपने उपनिवेशों पर ब्रिटिश अधिकार को स्वीकार कर लिया। 1795 में अंग्रेजों ने भारत में डच उपनिवेशों पर कब्जा कर लिया, इससे पहले कि फ्रांस इसको ले पाते। इसके बाद भारत में डच उपनिवेशों का अंत हो गया। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डेनमार्क नॉर्वे के साम्राज्य के तहत डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में स्थापित कॉलोनियों के बारे में बात करेंगे। 14वीं शताब्दी में पुर्तगाल और स्पेन ने भारत के लिए कई समुद्री मार्ग खोजने के लिए कई यात्राएं शुरू की। 1498 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा कैलिकट पहुंचे और यूरोपीय लोगों के लिए भारत के लिए एक समुद्री मार्ग खोला। आने वाले वर्षों में पुर्तगाल ने भारत में गोवा, दमन, दीव जैसे कई और उपनिवेश स्थापित किए। 16वीं शताब्दी में एशियन स्पाइस रूट पर पुर्तगाल का दबदबा था। पुर्तगाल की सफलता को देखकर इंग्लैंड और डच ने भी अपनी यात्राएं शुरू की और भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 1606 में डच भारत पहुंचे और पुलिकट, नागपट्टनम, मसूलीपट्टनम और चिंसुरा में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। 1612 में अंग्रेज भारत पहुंचे और सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। फिर मद्रास, बॉम्बे
और कैलकाटा में भी उन्होंने विस्तार किया। लेकिन एक कम जानने वाला इतिहास यह है कि डेनमार्क नॉर्वे के साम्राज्य ने भी स्पाइस व्यापार मार्ग पर अपना हाथ आजमाया और भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डेनमार्क नॉर्वे के राजा क्रिश्चियन IV ने एक व्यापारिक कंपनी स्थापित करने का आदेश जारी किया और 17 मार्च 1616 को डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पहला डैनिश फ्लीट 1618 में डेनमार्क से रवाना हुआ और 2 साल की यात्रा के बाद एडमिरल ओफ जेडे के तहत डैनिश फ्लीट भारत पहुंचा। पहुंचने पर डैनिश फ्लीट ने दक्षिण भारत में कराईकल के तट पर पुर्तगाली फ्लीट से मुकाबला किया। डैनिश हार गए और जो नाविक बच गए वो कराईकल के किनारे पर भाग गए। उन्हें टैंजोर सैनिकों ने पकड़ लिया। ओफ जेडे ने टैंजोर के राजा रघुनाथ नायक को व्यापारिक पोस्ट बनाने के लिए कुछ जमीन देने के लिए राजी किया और टैंजोर के राजा ने उन्हें ट्रांकोबार के तट पर कुछ भूमि वार्षिक किराए पर दी। डैनिश सैनिकों ने यहां फोर्ट डांसबोक का निर्माण किया और फोर्ट डांसबोक डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का केंद्र बन गया। लेकिन कंपनी के लिए शुरुआती वर्ष बहुत कठिन थे क्योंकि वे अन्य यूरोपीय लोग जैसे इंग्लैंड और फ्रांस उनकी तरह व्यापार में अच्छे नहीं थे। उन्होंने समुद्र में अपने जहाजों का लगभग 2/3 भाग खो दिया और लाभ कमाने के लिए डेनमार्क को आवश्यक मात्रा में माल नहीं पहुंचा सके। डेनमार्क साम्राज्य यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध लड़ रहा था, लेकिन इस युद्ध में डेनमार्क बहुत ही ज्यादा हार रहा था और अपना अधिकांश खजाना भी खो दिया उसने। इसके कारण भारत में डैनिश टैंजोर राजा को वो वार्षिक किराया नहीं दे पा रहे थे। 1648 में डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो गई और 2 साल बाद डैनिश राजा फ्रेडरिक III ने कंपनी को समाप्त कर दिया। फोर्ट डांसबोक से सभी डैनिश सैनिक भारत से चले गए और डेनमार्क के लिए रवाना हो गए। लेकिन एस्किल्ड एंडरसन कॉन्ग्सबैक नाम का एक अधिकारी वो रह गया और 1655 तक वो भारत में एकमात्र डैनिश व्यक्ति था। उसने कुछ स्थानीय भारतीय और कुछ पुर्तगाली की मदद से टैंजोर सेना के हमलों से फोर्ट डांसबोक को बचाए रखा। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत के 19 साल बाद 1669 में डेनमार्क साम्राज्य की फिर से स्पाइस व्यापार पर रुचि उठी। उन्होंने कैप्टन सीवर्ट एडलर को भारत भेजा और सीवर्ट एडलर ने कॉन्ग्सबैक से फोर्ट डांसबोक की कमान संभाली। अगले वर्ष 1670 में दूसरे डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और इस बार डैनिश ने व्यापार के तरीके सीखे और अपने पिछले प्रयास की तुलना से सफल रहे। उन्होंने 1696 में ओडवे टोरे, जो आज के केरल का वारकला है, वहां पर एक और फैक्ट्री खोली। दूसरी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी लाभदायक थी कि डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक ने भी यूरोप में अपने युद्ध के लिए कंपनी से ऋण लिया। लेकिन डैनिश साम्राज्य ज्यादातर अपने युद्ध को हार रहे थे और इस वजह से राजा फ्रेडरिक कंपनी से लिए ऋण को वो चुका नहीं पा रहे थे। पैसे के इस भारी नुकसान ने भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों की बढ़ती ताकत के सामने डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कमजोर बना दिया और अंततः 1729 में दूसरी डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हो गया। लेकिन अगले ही साल 1730 में डेनमार्क के नए राजा क्रिश्चियन VI वे चाहते थे कि डैनिश अपना स्पाइस व्यापार फिर से शुरू करे। 1732 में डैनिश एशियाटिक कंपनी नामक एक नई कंपनी की स्थापना हुई और फिर 1755 में डैनिश ने सेरामपुर में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। लेकिन इस नई कंपनी के लिए भी सफलता कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि अंग्रेजों ने डेनमार्क पर युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि डेनमार्क नेपोलियन बोनापार्टे का एक सहयोगी था जो अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 1801 में एंग्लो डैनिश युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिश नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना थी और इसने पूरे डैनिश नौसेना को नष्ट कर दिया। फिर अंग्रेजों ने भारत में डैनिश कॉलोनी पर भी आक्रमण किया। पूरे नौसेना नष्ट होने के कारण कोई जहाज उपलब्ध नहीं था, जिस वजह से डैनिश यूरोप से भारत में सैनिकों को नहीं भेज पा रहा था। अंततः 1845 में भारत में सभी डैनिश कॉलोनी ब्रिटेन को बेच दिए गए और यह फिर डैनिश व्यापार महत्वाकांक्षाओं का अंतिम अंत था। इसके बाद डैनिश फिर इंडिया में कोई और कॉलोनी स्थापित नहीं कर पाया। फिर मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं।
डैनिश ने 1756 में निकोबार द्वीप समूह में एक छोटी सी कॉलोनी भी स्थापित की थी। जब डैनिश अपने कॉलोनी ब्रिटेन को बेच रहे थे, तब इटली का साम्राज्य उन्हें खरीदना चाहता था निकोबार के कॉलोनी को, लेकिन किसी कारणवश इटली उन्हें खरीद नहीं सका और अंततः निकोबार के कॉलोनी को भी ब्रिटेन ने 1868 में खरीद लिया। सोलहवीं शताब्दी ईस्वी स्पाइस ट्रेड पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। पुर्तगालियों की सफलता को देखकर अन्य यूरोपीय शक्तियां जैसे डच, फ्रेंच, डैनिश और अंग्रेज एशिया के लिए अपने खुद के यात्राओं की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। उस समय इंग्लैंड का स्पेन से युद्ध चल रहा था। 1588 में स्पेनिश आर्माडा को अंग्रेज नौसेना ने हरा दिया। इस जीत ने अंग्रेजों को महत्वाकांक्षी बना दिया और फिर कुछ अंग्रेज व्यापारियों को इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ प्रथम से एशिया जाने की अनुमति मिली। 13 अगस्त 1592 को फ्लोरेस की लड़ाई में अंग्रेज नौसेना ने एक पुर्तगाली जहाज पर कब्जा कर लिया और उसे लंदन ले आए। यह जहाज इंग्लैंड में देखा गया अब तक का सबसे बड़ा जहाज था और यह जवाहरात, सोने, चांदी, सिक्कों, विभिन्न मसालों और कई अन्य वस्तुओं से भरा हुआ था। इन कीमती चीजों ने अंग्रेजों को अपना खुद का स्पाइस ट्रेड शुरू करने के महत्वाकांक्षाओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की अनुमति दी और सर जेम्स लैंकास्टर ने 1601 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा की कमान संभाली। अंग्रेजों ने पहले इंडोनेशिया में गए और वहां उन्होंने 2 कारखानों की स्थापना की, लेकिन अंग्रेजों का डच और पुर्तगालियों से अक्सर सामना होता था और ये हिंद महासागर में अक्सर लड़ाइयां लड़ते थे। 1612 में सुवली की लड़ाई में अंग्रेज नौसेना ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। यह सुवली आज के सूरत के निकट है। यह जीत अंग्रेजों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसके बाद भारतीय भूमि पर अंग्रेज पहली बार अपना कब्जा जमा पाए। फिर अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत के दरबार में राजनयिक मिशन भेजते हैं। 1612 में सर थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में गए। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कारखाने स्थापित करने की अनुमति दी। जल्द ही अंग्रेज अत्यधिक सफल हो रहे थे और उनकी सफलता ने पुर्तगालियों को भी पीछे छोड़ दिया, जो पहले से ही गोवा, चिटगांव और बॉम्बे जहां पे वो स्थापित थे। 1661 में पुर्तगालियों ने बंबई को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। अंग्रेजों ने बाद में मद्रास और कलकत्ता यहां भी कारखानों की स्थापना की। अंग्रेजों ने पूरे भारत में 23 व्यापारिक कारखानों की स्थापना करते हैं, जिनमें प्रमुख थे कलकत्ता में फोर्ट विलियम और मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। लेकिन अंग्रेजों के लिए चीजें आसान नहीं थी, क्योंकि उन्हें डच से भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था और इस वजह से एंग्लो डच युद्ध छिड़ गया। 1685 में अंग्रेजों और बंगाल के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान के बीच टैक्स पर विवाद के कारण मुगल सल्तनत और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। अंग्रेज नौसेना ने पश्चिमी तट पर मुगल बंदरगाहों को ब्लॉक कर दिया और कई मुगल जहाजों पर कब्जा कर लिया। इससे मुगल बादशाह औरंगजेब ने भारत में सभी अंग्रेज कारखानों पर कब्जा करने का आदेश दिया। सभी कारखानों पर मुगल कब्जा होने के बाद अंग्रेज व्यापार नहीं कर पा रहे थे और उन्हें 1690 में मुगलों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और बाद में मुगलों ने सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को लौटा दी। उसी बीच फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी और चंदननगर में अपने व्यापारिक कारखाने स्थापित करते हैं। भारत में डच और पुर्तगालियों की शक्ति कम हो जाती है और अब केवल ब्रिटिश और फ्रांस, ये 2 ही यूरोपीय शक्तियां रहते हैं जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को नियंत्रित करने के लिए लड़ते रहते थे। 1756 में यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध छिड़ गया और अंग्रेज और फ्रांसीसी इस युद्ध के विपरीत पक्षों में थे। यूरोप के 7 वर्षीय युद्ध की प्रतिक्रिया भारत में भी हुई। फ्रांसीसी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ मिल जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई में संयुक्त फ्रांसीसी बंगाल सेना को हरा देते हैं
और इस जीत के बाद अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य के सबसे अमीर प्रांत बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण कर लेते हैं। बाद में अंग्रेजों ने 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई में मुगल, अवध और बंगाल की संयुक्त सेना को भी हरा देते हैं। दक्षिण भारत में कर्नाटक नवाब के सिंहासन के लिए दो गुटों के बीच कर्नाटक युद्ध छिड़ गया। कर्नाटक की इस आंतरिक लड़ाई में ब्रिटिश और फ्रांसीसी भी कूद पड़ते हैं। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने कर्नाटक के सिंहासन के लिए अपने अपने दावेदारों का समर्थन किया, लेकिन अंततः 1763 में अंग्रेजों की जीत हुई और उन्होंने पौंडीचेरी पर भी कब्जा कर लिया। 10 फरवरी 1763 को पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को वापस कर दिया गया और फ्रांसीसियों ने यह आश्वासन दिया कि वे भारत में और कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। इसके बाद फ्रांसीसियों का भारत में अपने सभी महत्वाकांक्षाओं को खो देते हैं और अब केवल अंग्रेज ही भारत में प्रमुख यूरोपीय शक्ति बन जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों को भी भारतीय साम्राज्यों के भी कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर सल्तनत ने शुरुआत में अंग्रेजों को बहुत हराया। एक नया प्रकार का हथियार रॉकेट्स के उपयोग से मैसूर सेना बहुत सफल रही, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उनकी नकल की, जिन्होंने उन्होंने खुद के रॉकेट्स का संस्करण किया और इसका इस्तेमाल मैसूर के सेना के खिलाफ किया। 1799 में श्रीरंगपटना की लड़ाई में टीपू सुल्तान मारे जाते हैं और मैसूर ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाता है। मराठों के खिलाफ भी अंग्रेजों को शुरुआत में बहुत हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः 1818 में मराठों की हार हुई और मराठों की हार के बाद भारत में अंग्रेजों के लिए कोई खतरा नहीं था और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकांश भारत उपमहाद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन इस तीव्र विस्तार ने अंग्रेजों को सिख साम्राज्य के साथ संघर्ष में ला दिया। प्रारंभ में सिख साम्राज्य के महाराजा रंजीत सिंह, उनके अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे और बदले में अंग्रेजों ने अफगानों के खिलाफ लड़ाई में रंजीत सिंह की मदद की। लेकिन 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देना शुरू कर दिया और इसके कारण 1845 में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में सिख साम्राज्य की हार हुई और कश्मीर क्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लेकिन ब्रिटिश और सिख साम्राज्य के बीच शत्रुता अभी भी कम नहीं हुई थी और 1848 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध छिड़ गया। लेकिन इस युद्ध में भी सिख साम्राज्य की हार हुई और इसके बाद पूरा पंजाब क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया और साथ ही सिख साम्राज्य का अंत हो गया। अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों के साथ सब्सिडायरी अलायंस अपनाया। इस अलायंस के अनुसार अंग्रेजों के साथ मिलने वाला हर भारतीय राज्य अंग्रेजों के अधीन एक रियासत बन जाएगा। इन रियासतों के शासकों को किसी भी अन्य भारतीय राज्य के साथ कोई भी बातचीत और संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले पूछताछ किए बिना वे नहीं कर सकते थे। इन भारतीय रियासतों की सेना की कमान ब्रिटिश अधिकारियों के पास होती और वे अपनी सेना अंग्रेजों के लिए भेजते थे। कई भारतीयों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिकों के रूप में भर्ती किया जाता था, जिनको सिपॉयज कहा जाता है, और उन्होंने कई लड़ाइयों में अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन नस्ली और धार्मिक भेदभाव के कारण इन भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और 1857 में भारतीय विद्रोह छिड़ गया और बहुत जल्द यह विद्रोह पूरे भारत में फैल गया और यह भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध था। कई भारतीय राज्यों ने विद्रोह का समर्थन किया और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। मुगल बादशाह बहादुर शाह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, पेशवा नाना साहिब द्वितीय और कई अन्य राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन कुछ भारतीय राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। उन्होंने संसाधनों और सैनिकों में अंग्रेजों की मदद की और इस वजह से ही विद्रोह को अंग्रेज बहुत बेरहमी से दबा पाए और यह विद्रोह विफल रहा। लेकिन इस विद्रोह ने भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भी समाप्त कर दिया और भारत को सीधे ब्रिटिश राजशाही के अधीन लाया गया। क्वीन विक्टोरिया भारत की महारानी बन गई।
1857 का विद्रोह भले ही विफल रहा हो, लेकिन इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना जगा दी और इसके बाद भारतीयों में एकता आ गई। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुति दी। विभिन्न भारतीय भाषाओं में कई लेखकों और कवियों ने भारतीय राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के साहित्यों की रचना की। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों ने पूरे भारत में राष्ट्रवाद की आग को और भी ज्यादा तेज कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तेजी से और ज्यादा बढ़ती गई और अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और इसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया। हेलो गाइस, 1660 तक भारत में कई यूरोपीय देशों ने अपने व्यापारिक कॉलोनी स्थापित कर चुके थे, जैसे गोवा और कैलिकट में पुर्तगाल, मसूलीपट्टनम में डच, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में ब्रिटेन और डैनिश ट्रांकोबार में। लेकिन ब्रिटेन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जो कि था फ्रांस, उसने अपने व्यापारिक कॉलोनी स्थापित करने की पहल में बहुत देर कर रहा था। लेकिन फ्रांस के राजा लुई XIV और राज्य मंत्री कॉलबर्ट के नेतृत्व में 1 सितंबर 1664 को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसके पहले 2 निर्देशक बने फ्रांकोइस कैरोन और मार्करा अवंचिति। फ्रांकोइस कैरोन इससे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी में भी काम कर चुके थे। उन्होंने पहली बार 1668 में सूरत में कारखाने की स्थापना की, जहां अंग्रेजों का भी एक कारखाना था। उसके अगले ही साल 1669 में उन्होंने मसूलीपट्टनम में एक और कारखाना स्थापित किया। वहां पे पहले से डच का भी एक कारखाना था। 1674 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी फ्रांकोइस मार्टिन को बीजापुर के सुल्तान के तहत एक इलाका मिला जहां पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो। उनको पौंडीचेरी का इलाका मिला और पौंडीचेरी आगे जाकर फ्रेंच इंडिया का राजधानी बना। फ्रांकोइस मार्टिन फ्रेंच इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने। पौंडीचेरी मद्रास से बहुत दूर नहीं था। मद्रास अंग्रेजों का एक बहुत महत्वपूर्ण गढ़ था। फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे। अगले साल 1675 में बंगाल के मुगल गवर्नर की अनुमति के साथ चंदननगर की कॉलोनी की स्थापना हुई। फ्रांसीसी की अंग्रेजों और डचों से लगातार काफी छोटे मोटे लड़ाइयां होती रहती थी। 1693 में डच ने पौंडीचेरी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन 4 साल बाद ही इसे राइसविक की संधि के बाद फ्रांस को लौटा दिया गया था। आगे जाकर फ्रांस ने 1723 में यनम, 1725 में माहे और 1739 में काराइकाल में अपनी कॉलोनी स्थापित कर चुके थे। लेनॉयर और डूमस जैसे भविष्य के गवर्नर जनरल के तहत पौंडीचेरी का विस्तार हुआ और पौंडीचेरी एक बड़ा और समृद्ध शहर बना। 1740 में यूरोप में ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के सिंहासन के लिए युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में यूरोप के कई देशों ने भाग लिया, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस सबसे बड़े ताकत थे। इस युद्ध का असर भारत और अमेरिका में फ्रांस और ब्रिटेन के कॉलोनी पर भी पड़ा। भारत में कर्नाटिक युद्धों की शुरुआत हुई। ये कर्नाटक आज के भारत में जो राज्य है कर्नाटका, ये वो नहीं है, ये अलग एक क्षेत्र है जो तमिलनाडु में आता है। कर्नाटक क्षेत्र ये उसके बारे में है। कर्नाटक का नवाब आता है हैदराबाद के निजाम के अंडर में। एक छोटा सा एक सब रीजन है हैदराबाद निजाम के अंडर में। इसी कर्नाटक युद्ध के दौरान ब्रिटेन और फ्रांस दोनों के पास अपने महंतम कमांडर थे। ब्रिटेन के पास थे रॉबर्ट क्लाइव और फ्रांस के पास जोसेफ डुप्लेक्स। दोनों बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी थे और पूरे भारत में अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहते थे। कर्नाटक के नवाब दोस्त अली खान की मृत्यु 1740 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद कर्नाटक नवाब के सिंहासन के लिए युद्ध छिड़ गया। फ्रांस ने समर्थन किया चंदा साहिब का, जबकि ब्रिटेन ने समर्थन किया मोहम्मद अली का। फ्रांस ने 1746 में मद्रास पर हमला कर दिया और उसने शहर पर कब्जा कर लिया। नवाब
जो कि ब्रिटेन का समर्थन कर रहा था, उसने अपनी सेना भेजी फ्रांस के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। लेकिन फ्रांसीसियों ने नवाब की सेना को बहुत आसानी से हरा दिया था 24 अक्टूबर 1746 को अडियार की लड़ाई में। आखिरकार ऑस्ट्रियाई युद्ध का समापन हुआ और एक्सला चैपल की संधि पर 18 अक्टूबर 1748 को हस्ताक्षर किए गए। अंग्रेजों ने अमेरिका में लुइसबर्ग को फ्रेंच को लौटा दिया और फ्रांसीसियों ने भारत में मद्रास को अंग्रेजों को लौटा दिया। यूरोप में कुछ वक्त तक शांति थी, लेकिन वो शांति भारत में नहीं थी। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच तनाव मौजूद था। 1748 में आसिफ जाह वन, जो कि हैदराबाद के निजाम थे, उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे नासिर जंग नए निजाम बने। ब्रिटेन ने नासिर जंग का समर्थन किया, जबकि फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, जो कि कर्नाटक का नवाब बनना चाहता था। फ्रांसीसियों के मदद से मुजफ्फर जंग ने कर्नाटक पर कब्जा कर लिया और 1750 में वो नासिर जंग की मृत्यु के बाद वो हैदराबाद का निजाम भी बन गया था। वो रॉबर्ट क्लाइव ने 1751 में आर्कट के युद्ध में फ्रांसीसी और कर्नाटक नवाब को दोनों को हरा दिया था और फिर पौंडीचेरी की संधि पर 1754 को हस्ताक्षर किए गए। अंग्रेजों के एक सहयोगी मोहम्मद अली खान वालेजा वो कर्नाटक के नए नवाब बने। इस हार के बाद फ्रांस के गवर्नर जनरल जोसेफ डुप्लेक्स को वापस फ्रांस बुला लिया गया। 1756 में यूरोप में 7 इयर्स वॉर की शुरुआत हुई। इस युद्ध में बहुत सारे यूरोपीय देशों ने भाग लिया, जिसमें सबसे बड़े ताकत थे ब्रिटेन और फ्रांस। इस युद्ध का असर अमेरिका और भारत पर भी पड़ा। भारत में तीसरा कर्नाटक युद्ध छिड़ गया और इस बार यह युद्ध बंगाल में भी फैला। बंगाल का नवाब 23 साल का सिराजुद्दौला था। उसने अपने अनुमति के बिना बंगाल में किसी भी किले या कारखाने में सेना को नहीं बढ़ाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांसीसी दोनों को चेतावनी दी। फ्रांसीसी ने पालन किया, लेकिन अंग्रेजों ने अपने फोर्ट विलियम में अपनी सेना का विस्तार किया, जिससे सिराजुद्दौला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने जून 1756 में कैलकाटा पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव, जो मद्रास में थे, उनको यह खबर मिली और वो कैलकाटा के लिए निकल गए। 23 जून 1757 को प्लासी में युद्ध लड़ा गया। एक तरफ अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ फ्रांस और बंगाल के संयुक्त सेना। अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी बंगाल की संयुक्त सेना को बहुत आसानी से हरा दिया और इस जीत के बाद पूरे बंगाल में अंग्रेज का प्रभाव बढ़ गया। फिर चंदन नगर के फ्रांसीसी कॉलोनी पर भी अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। लेकिन तीसरे कर्नाटक युद्ध का अंतिम निर्णायक युद्ध लड़ा गया 22 जनवरी 1760 को दक्षिण में वांडीवाश में। ब्रिटिश सेना की कमान संभाल रहे थे सर आयरकूट, जिन्होंने बहुत आसानी से फ्रेंच सेना को हरा दिया था, जिसकी कमान संभाल रहे थे कॉम्टे डे लैली। ये हार फ्रेंच के लिए एक करारी हार थी। पौंडीचेरी पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। यूरोप में 7 इयर्स वॉर का समापन हो गया, जो एक ब्रिटिश जीत थी। पेरिस की संधि पर 10 फरवरी 1763 को हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के बाद चंदननगर और पौंडीचेरी फ्रेंच को लौटा दिया गया और फ्रेंच ने अंग्रेजों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गए। इस प्रकार भारत में फ्रांसीसी महत्वाकांक्षाओं का समापन हो गया और बाद में अंग्रेजों द्वारा पूरे भारत को नियंत्रित करने का मार्ग भी खुल गया। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1769 में समाप्त कर दिया गया और इंडिया में फ्रांस के जो कॉलोनीज थे वो सीधे फ्रांस के राजा को दिया गया। इसके बाद आगे आने वाले वर्षों में भारत में फ्रेंच ने ब्रिटिश नीतियों में हस्तक्षेप नहीं किया और ना ही फ्रेंच नीतियों में ब्रिटिश ने हस्तक्षेप किया। भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन से अपनी आजादी मिली, लेकिन उसके बाद भी भारत के कुछ जगहों पर यूरोपीय नियंत्रण थे, जैसे पुर्तगाल के तहत गोवा, दमन और दीव
और फ्रांस के तहत पौंडीचेरी, चंदननगोर, यनम, माहे और कराईकल। अपना राजनीतिक भविष्य चुनने के लिए फ्रेंच कॉलोनी में चुनाव हुए। 2 मई 1950 को चंदननगोर भारत को सौंप दिया गया और फिर 1 नवंबर 1954 को पौंडीचेरी, यनम, माहे और कराईकल ये भी भारत को सौंप दिए गए। इसके बाद अंततः भारत में लगभग 280 वर्षों के फ्रांसीसी शासन का भी अंत हो गया।